चलो आ जाओ, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गैन एफिनिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, या इसी को बोलेंगे लब्धि, या इसी को बोलते हैं प्राप्ति। ठीक है, तो देखना हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो जो इलेक्ट्रॉन गैन एफिनिटी है इसको हम लोग किसी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे आयनन ऊर्जा को Ie से व्यक्त करते थे, जेड डिफेक्टिव को Ze से व्यक्त करते थे, इसको रिप्रेजेंट करने का कोई भी नहीं है, इसलिए हम लोग जनरली इसको Ea से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Ea से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हालांकि इसको रिप्रेजेंट करने का कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है, हम लोग बस अपने से मानते हैं, यानी कि इसको प्रदर्शित करने का कोई चिन्ह नहीं है। तो ये सिर्फ चिन्ह हम लोग माने हैं, होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि या इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्राप्ति, इनमें से कोई भी बोलो, सभी का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब है क्या, ये हमारा नाभिक और इसके चारों ओर इस तरह से वृत्ताकार कक्षाएं। तो हमें पता है कि इनके सोडियम को ही ले लेते, नहीं क्लोरीन को ले लेते हैं, या फ्लोरीन को। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p5, 6 नहीं होता है, 6 हो जाएगा किसका, नियॉन का, क्योंकि उसका क्या होता है 10। देखो 5 2 7 7 2 9, ये 9 है। तो यानी कि इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। फिर उसके आउटर में कितने हैं, 7, होने चाहिए थे कितने, 8, लेकिन है नहीं, इसलिए 7 ही भर देंगे। समझे? कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गैन एफिनिटी, यानी कि हम लोग कुछ गैन करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, या उसी क्या बोलते हैं, लब्धि मतलब लाभ, प्राप्ति मतलब प्राप्त करना, सभी का मतलब। तो एंथैल्पी मतलब क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा। क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो ऊष्मा निकलेगी, ठीक है, जो ऊष्मा निकलेगी, क्योंकि एंथैल्पी मतलब क्या होता है, ऊष्मा। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो ऊष्मा निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैन एफिनिटी, यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन दिया गया तो उस समय क्या निकली, ऊष्मा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसके जो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो हम चाहते हैं कि इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन और इसे दे दे, तो इसके आउटर सेल में 7 प्लस 1 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 8। और दूसरे सेल या कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे होगा क्या, इससे जो फ्लोरीन है वो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा या आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, यानी कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे तो पहले से ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन या प्रतिकर्षण, क्योंकि समान चार्ज क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत चार्ज क्या करते हैं, आकर्षित। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण या रिपल्सन। तो जब हम लोग इसको जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन को देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर या बाह्यतम कोश में चला जाएगा, और उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी या जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। तो परिभाषा सुनना क्या बोल रहा है कि किसी परमाणु, लेकिन परमाणु कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड, मतलब उसको अकेला होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कोई बॉन्डेड नहीं। जैसे फ्लोरीन है तो ओनली F होना चाहिए, F2 नहीं। हाइड्रोजन है तो H2 नहीं, ओनली H होना चाहिए।
या क्लोरीन है तो ओनली Cl होना चाहिए, आइसोलेटेड मतलब अकेला हो, सिंगल एटम, उसके साथ किसी के साथ उसका बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो बोलता है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गैन या ग्रहण करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैन एफिनिटी। तो हम लोग देखो इसके पहले पढ़े थे क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, वहां पर क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे तो हमें ऊर्जा देना पड़ता था। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो ऊर्जा यहाँ पर निकलेगी। तो वहां का प्रक्रम कैसा था, एंडोथर्मिक या उष्मा शोषी, यानी उष्मा का क्या होता था, शोषण होता था, हमें उष्मा देना पड़ता था। यहाँ पर उष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी या उत्सर्जित होगी। तो यहाँ पर प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्जोथर्मिक, या हिंदी में क्या बोलते हो, उष्मा छेपी, यानी उष्मा बाहर निकल रही है। तो आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। उसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें या मात्रक की, इसका मात्रक क्या होगा, किलो जूल प्रति मोल या किलो जूल प्रति एटम, ये इसकी यूनिट होती है। इसको प्रदर्शित करने का कोई भी संकेत नहीं है, हम लोग EA सिर्फ मानते हैं, ठीक है। जैसे आयनन ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते थे, IE से। यहाँ पर इसको प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करने का कोई भी संकेत हमारे पास नहीं होता है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि EA से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, समझे। तो पहला टर्म इसका क्या रहेगा, परिभाषा। परिभाषा क्या बोलता है, या डेफिनेशन, डेफिनेशन बोलता है किसी गैसीय विलगित यानी आइसोलेटेड, विलगित का मतलब क्या समझते हो, अकेला होना चाहिए, किसी के साथ नहीं, सिंगल। जैसे हाइड्रोजन हो गया, होता कैसा है H2 में, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें केवल H चाहिए। जैसे फ्लोरीन होता है F2 में, हमें ये नहीं चाहिए, हमें केवल F चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड या विलगित, समझे। तो क्या बोलता है, किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अच्छा, इसको बंधुता भी कहते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये भी इसका नाम है। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें यानी इकाई, यूनिट यानी इकाई, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल प्रति मोल, या हो जाएगी क्या, किलो जूल प्रति एटम। ये इसका क्या होता है, मात्रक। इसको रिप्रेजेंट करने का कोई भी इंडिकेट नहीं होता है, तो आप लिख दे रहे हैं, इसे किसी से भी प्रदर्शित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो इसे हम लोग किसी से भी प्रदर्शित नहीं करेंगे, वो हम लोग बस मान रहे हैं कि EA ऐसा होता है। तो देखना, अगर हम लोग आगे इसी में बात करें तो हमारे पास एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंडो
एक्जोथर्मिक या उष्माक्षेपी। लेकिन ये हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, आगे अभी इसी में पढ़ेंगे तो फिर हम लोगों को समझ आ जाएगा कि क्यों हर बार एनर्जी निकलना जरूरी नहीं है। बस ये एक डेफिनेशन है, हर बार एनर्जी रिलीज हो यानी कि हर बार ऊर्जा उत्सर्जित हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऊर्जा हमें देनी भी पड़ सकती है, तो कब पड़ेगी वो सब आगे हम लोग अभी देखेंगे। इतना पहले लिखो, डेफिनेशन बता दे रहे हैं। हमारे पास एक एटम है X जो कि कैसा है, आइसोलेटेड और गैसियस स्टेट में है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या बोलता है कि गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, तब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो हमने एक एटम ले लिया जो कि कैसा है, गैसियस है और आइसोलेटेड है। इसमें हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, X निगेटिव या X-1 रहेगा, अभी भी गैसियस ही। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज्ड। कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज्ड। हिंदी में क्या बोलोगे, ऋण आवेशित। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो हमारा एटम था ये कैसा था, न्यूट्रल, या हिंदी में क्या बोलोगे, उदासीन, न्यूट्रल, गैसियस, और उसके साथ साथ कैसा था, आइसोलेटेड। ठीक है, न्यूट्रल मतलब उदासीन, गैसियस गैसियस से बोलते हैं, आइसोलेटेड मतलब विलगित। तो जब हम लोग किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं कि इसके पास जो एनर्जी थी वो कितना था, 150 किलो जूल पर मोल। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो ऊर्जा या एनर्जी जो रिलीज हुई वो कितना थी, 110 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी कि जब ये न्यूट्रल था तो इसके पास एनर्जी कितनी थी, 150 किलो जूल पर मोल। जब हमने इसमें इसको चार्ज कर दिया या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, जो डेल्टा H रिलीज हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं कितना, 110 किलो जूल प्रति मोल। तो हम लोग जानते हैं कि ये डेल्टा H की वैल्यू कितना है, डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी। तो डेल्टा H ये क्या बताएगा, H फाइनल माइनस H इनिशियल, यानी कि अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तो डेल्टा H इक्वल फाइनल, लास्ट में एनर्जी कितनी आई थी, 110 माइनस इनिशियल कितना आया था, 150। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, -40 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो देखोगे तो माइनस में आ रही है। अगर माइनस में एनर्जी आ रही है तो ये माइनस साइन जो है, केवल माइनस, ये बताता है कि जो रिएक्शन है वो कैसा है, एक्जोथर्मिक। कैसा है, एक्जोथर्मिक, यानी कि हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है या उष्मा उत्सर्जित हो रही है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी। क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी। तो निगेटिव चिन्ह ये बताता है कि हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। समझे? तो क्या हमेशा ऐसा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हीट रिलीज होगी या प्रक्रम हमारा उष्मा छेपी होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? उसका लॉजिक्स या कारण देखते हैं। देखना, नंबर फर्स्ट,
हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, लेकिन उसका जो कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा है, स्टेबल है, या हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है। ठीक है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हम बोल दे रहे हैं यहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलोगे, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो स्टेबल मतलब या वो हाफ फील्ड होगा, जैसे S2 फुल फील्ड हो गया, P6 हो जाए या D10 हो जाए, ये सब क्या है, फुल फील्ड है और सभी स्टेबल है। या हाफ फील्ड में क्या आ जाए, P3 आ जाए या D5 आ जाए, तो ये सब क्या है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। और ये सभी क्या है, फुल फील्ड। तो ये सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या होगा। तो देखना, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इसके पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के पास 2 ना हो तो 1 रखेगा। तो आउटर सेल में या कि फिर बोले फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हम चाहते हैं कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और हम लोग ऐड कर दें और ये क्या हो जाए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बट ऐड हो जाएगा लेकिन एनर्जी इस बार रिलीज नहीं होगी, एनर्जी इस बार रिलीज नहीं होगी, बल्कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसका जो सेल है फर्स्ट सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, स्टेबल। ये क्या हो गया, 1s2। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और जब स्टेबल में कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, पहला स्टेप। दूसरा क्या, दूसरा बोलता है कि हमारे पास एक परमाणु है ऑक्सीजन। ठीक है, इस ऑक्सीजन में हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, O निगेटिव या -1। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, या हिंदी में बोले तो ऊष्माक्षेपी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 2p4 और 4 कोई स्टेबल विन्यास नहीं होता है, या 3 रखो या 6 रखो, तो 3 नहीं है ना तो 6 है, मतलब स्टेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करें, तो अब हमारे पास है ये O-1 और इसमें हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहते हैं और इसको बना देंगे O-2। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखो होगा क्या, ऑलरेडी इसके पास एक निगेटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज और हम इसको दे रहे हैं, तो निगेटिव निगेटिव के बीच में अब रिपल्सन इंक्रीज होगा, यानी कि प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। जब प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो हम लोग जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे केस में भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और जब एनर्जी देनी पड़े तो उसको क्या बोलोगे, ऊष्माशोषी, क्योंकि ऊष्मा का क्या हो रहा है, शोषण। तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो यहां से हमारा 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहला सिंपल जनरल अगर कॉन्सेप्ट की बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो बोलता है कि अगर किसी न्यूट्रल गैसियस और आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन क्या हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, ये जरूरी नहीं है। अगर हमसे सामान्यतः या जनरली पूछे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा प्रोसेस है, क्या बता देंगे, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर इंडिविजुअल पूछ दे रिएक्शन दे करके कि क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो फिर ये दो नोट हमारा जरूरी है। पहला क्या कि अगर कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है, यानी कि या फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो ऐसे कंडीशन में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। दूसरा होता है पॉलीनिगेटिव आयन, हिंदी में बोलते हैं बहुऋणावेशित आयन, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग क्या बना दिए, O2-2। तो जब किसी में हम लोग एक से ज्यादा बार इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या किसी को बहुऋण आवेशित बनाने की कोशिश करेंगे, तो उन सभी केस में क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। जैसे एग्जांपल देखना, हमारे पास क्या है, हमारे पास है नाइट्रोजन, इसको हमने ऐसे बना दिया, बताओ N-3 ऐसा बन जाएगा, लेकिन हमारा प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। पहला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सो, लेकिन उसके बाद का सभी एंडो। लेकिन देखोगे तो ये कौन है, नाइट्रोजन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, N2p3, यानी कि इसमें चाहे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करें, सेकेंड करें या थर्ड, तीनों इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, हर बार कैसा होगा, एंडोथर्मिक। तुम्हें बताया था ना कि मोबाइल बंद करके रखना। तो इसमें चाहे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो या दो करो या तीन करो, सभी में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये पहला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलीनिगेटिव, मतलब अगर किसी एटम पर एक से ज्यादा माइनस चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीनिगेटिव, या हिंदी में बोलते हैं बहुऋण आवेशित। तो अगर ऐसा कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन आ जाए जिसमें हम लोग क्या करें, उसको पॉलीनिगेटिव बनाना चाहें, तो उन सभी प्रोसेस में रिएक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। और पहला क्या, कभी भी स्टेबल में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो भी हमारा प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो इन दोनों को याद रखेंगे, बाकी को भूल जाएंगे, तो बाकी सभी जगह क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अगर स्टेबल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एंडोथर्मिक या उष्मा शोषी, या पॉलीनिगेटिव या बहुऋण आवेशित बनाएंगे तो भी एंडोथर्मिक, बाकी सभी जगह एक्सोथर्मिक। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉली निगेटिव आयन। हिंदी में क्या बोलोगे, बहु ऋणावेशित आयन। आयन को आयन ही बोलते हैं, समझे। तो दो कंडीशन हमेशा तुम्हें याद रखना है, जब जब एनर्जी रिक्वायर्ड हो, यानी एनर्जी हमें देना पड़ेगा। कब कब, पहला, जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक या उष्मा शोषी, यानी उष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। दूसरा क्या, जब पॉलीनिगेटिव बनाओ, यानी कि एक से ज्यादा बार उस पर चार्ज ला दो, तो ऐसे कंडीशन में भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, समझे। लेकिन इसमें देखोगे तो पहले O से O- बनाए थे तो क्या हुआ था, एक्सोथर्मिक, लेकिन जब O- से O2- बना दिया तो क्या हो गया, एंडोथर्मिक। तो हमें जानते हो क्या बोलेगा, डायरेक्ट O से O-2 बना देगा, समझे। तो जब O से डायरेक्ट O-2 बनेगा तब एंडोथर्मिक होगा, लेकिन अगर O से O- बना रहा है तो फिर एंडोथर्मिक नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, एक्सो। लेकिन ध्यान देना कि ये क्या है, 2p4 है या 2p6 है, क्या है, अगर इनमें से कोई है हाफ फील्ड या फुल फील्ड तो फिर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यानी वो पहला केस में आ जाएगा, समझे। तो ये दो केस ऐसा है जो तुम्हें याद रखना है। अगर ये दोनों याद रखोगे तो बाकी सभी जगह एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, यानी उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी, समझे। तो लिख लो इसको।
निम्न अभिक्रिया का नाम बताइए। निम्न अभिक्रिया का नाम बताइए। नंबर फर्स्ट Be प्लस, नंबर सेकेंड, इसमें तुम्हें केवल एक्जो एंडो बताना है, ठीक है। देखना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 स्टेबल है, बोलो 2s2 स्टेबल है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्जो हुआ कि एंडो। चलो, तो इसमें 2s2 है यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर स्टेबल है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। नाइट्रोजन क्या होता है 2p3, तो अगर 2p3 है तो ये भी कैसा है, स्टेबल, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंडो। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, पॉली निगेटिव। कैसा हो गया, पॉली निगेटिव। और पॉली निगेटिव कैसे होते हैं, एंडो। कैसे होते हैं, एंडो। उसके बाद क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, क्या हो जाएगा,
एक्सो। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, ये क्या बन गया पॉली निगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा एंडो। उसके बाद सल्फर में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्सो। क्यों? क्योंकि इसका स्टेबल विन्यास नहीं है। लिथियम इसका भी स्टेबल नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा एक्सो। हीलियम ये तो स्टेबल है 1s2 तो ये क्या हो जाएगा एंडो। सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, ये क्या बन जाएगा पॉली निगेटिव तो ये क्या हो जाएगा एंडो। और कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी बन गया पॉली निगेटिव तो ये भी क्या हो जाएगा एंडो। ठीक है। देखना अगला हम लोग देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईए, या हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चल देते हैं पीरियड में। कहाँ पीरियड में, या इसी को क्या बोलते हैं आवर्त में। ठीक है। तो देखना हम लोग सबसे पहले फैक्टर की अगर बात करें तो वो पहला कौन है जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो ईए या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा इसका मतलब कि उसका साइज क्या हो रहा है डिक्रीज या छोटा। तो साइज जितना छोटा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन उतना ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन हमें डालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या कि बोले ज्यादा ऊर्जा क्या होगा मुक्त होगा। तो जितना ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें फैक्टर की तो दूसरा होता है इसका क्या स्थायी विन्यास। स्थायी विन्यास में अगर हम लोग बात करें तो जैसे देखना NP6 इसकी EA ज्यादा होगी NP5 से। उसी तरह NP3 इसका EA ज्यादा होगा NP4 से। उसी तरह NS2 इसका EA ज्यादा होगा NS1 से। और NP1 का EA ज्यादा होता है NS1 से, सॉरी उल्टा NS1 का EA ज्यादा होगा NP1 से। तो तुम लोग देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे हुआ क्या है जो स्टेबल हैं उनका EA ज्यादा है, या कि भी बोले उनसे एनर्जी क्या होगी हमें देनी पड़ेगी, और जिनका अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उन सभी में एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। तो अगर हम लोग किसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जाएंगे तो वहां पर एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा या एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर देखोगे तो हम लोग ऊर्जा का जो क्रम पढ़े थे यही पढ़े थे बोलो, यानी कि NP6 की ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा कठिनता होती थी, तो इलेक्ट्रॉन डालने में या इलेक्ट्रॉन देने में आसानी कहाँ होगी NP5 में। तो इसका मतलब कि इसका चिन्ह क्या कर दे जस्ट उल्टा। तो ये जो क्रम पढ़े थे ये सब कहाँ पढ़े थे ऊर्जा में। कहाँ पढ़े थे ऊर्जा में। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ऊर्जा में जो तुम लोग सीक्वेंस पढ़े हो उसका उल्टा हो जाता है यहाँ पर, यानी कि जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उसकी एफिनिटी सबसे कम होगी। क्यों होती है? क्योंकि जो स्टेबल होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, जबकि हमें क्या चाहिए एनर्जी रिलीज करना पड़े, ऐसा हमें कुछ चाहिए। अगर हम लोग इसी में तीसरा फैक्टर देखें, तीसरा क्या पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर हिंदी में बोलते हैं भेदन क्षमता। क्या बोलते हैं भेदन क्षमता। तो जो भेदन क्षमता होती है हमने तुम लोग पहले बताया था सबसे ज्यादा S की, उसके बाद P कक्षक, उसके बाद D की और सबसे लास्ट में F की।
तो यानी कि एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और पी में सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी, डी में उससे भी कम और एफ में सबसे कम। क्यों? क्योंकि सबसे ये बाहर रहेगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग डाल सकते हैं। अगर हम लोग फोर्थ की बात करें, चौथे फैक्टर की, तो चौथा कौन है? एटॉमिक रेडियस। कौन है? एटॉमिक रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ए आर। तो ए आर जो है इसके क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि ए आर अगर इंक्रीज होगा तो ई ए क्या होगा? डिक्रीज होता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीक्वेंस या उसको फैक्टर को प्रभावित करने वाले कारक। हम लोग चल रहे हैं कहाँ? सेकेंड पीरियड में। कहाँ? सेकेंड पीरियड में देखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखना सेकेंड पीरियड में कौन कौन होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये सब होते हैं। हम लोग इनमें सीक्वेंस देखना चाहते हैं किसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का। तो देखना अगर हम लोग इसके विन्यास की बात करते हैं, क्या होता है? 2p6, ये 2p5, ये 2p4, ये 2p3, ये 2p2, ये 2p1 और ये क्या हो जाता है? 2s2 और 2s1, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें देखोगे तो सबसे पहले क्या देखें? इसको, इसको और इसको, ये तीनों ही क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब अगर हम लोग इन तीनों में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है कि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसका, इसका और इसका तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है या अवशोषित हो रही है, जबकि हमें एनर्जी कैसे चाहिए? रिलीज होनी चाहिए या उत्सर्जित होनी चाहिए। तो अगर उत्सर्जित होनी चाहिए तो ये तीन कौन है जहाँ पे एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे लास्ट में। इनमें भी सबसे स्टेबल कौन होता है? नियॉन। सबसे स्टेबल कौन होता है? नियॉन। तो नियॉन को सबसे लास्ट में। फिर उसके बाद इसमें देखें तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, तो ये होगा, उसके बाद ये। तो सीक्वेंस देखना क्या आता है? सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे इधर पर नियॉन। कौन हो जाएगा? नियॉन। फिर बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन। इतना तक ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखें तो हमने क्या बोला कि अगर जेड डिफेक्टिव बढ़ता है, इधर पे लिखे देखो कि जेड डिफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इधर से इधर जा रहे हैं तो जेड डिफेक्टिव बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बाद कार्बन की, और कार्बन के बाद अब देखो यहाँ पर ये हो गया लफड़ा, बोरॉन और लिथियम। तो तुम लोगों को एनर्जी में हम बताए थे कि एनर्जी बोरॉन की ज्यादा होगी लिथियम से, तो एंथैल्पी लिथियम की ज्यादा होगी बोरॉन से, क्योंकि एनर्जी और एंथैल्पी दोनों ही एक दूसरे क्या हैं? अपोजिट होते हैं। तो एनर्जी में बोरॉन पहले होगा लेकिन एंथैल्पी में बोरॉन बाद में होगा। तो पहले कौन आ जाएगा? लिथियम, और उसके बाद फिर कौन आएगा? बोरॉन। बोलो। और यहाँ पर हमने लिखा भी है, देखो NS1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी NP1 से, तो ये कौन है? NS1। तो अब इसके सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? फ्लोरीन की। अगर हम लोग चलते हैं कहाँ? थर्ड पीरियड में। कहाँ? थर्ड पीरियड में। तो थर्ड पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड पीरियड में कौन कौन आता है? सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कार्बन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3p6, ये 3p5, ये 3p4,
4, ये 3p3 और ये 3p2 और ये 3p1 और ये हो जाएगा 3s2 और ये हो जाएगा 3s1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, स्टेबल वाले को उठा लेते हैं। ये देखो है स्टेबल, एक ये है स्टेबल और एक ये है स्टेबल। ये तीनों ही क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल वाले में एनर्जी हमें क्या करनी होगी, देनी पड़ेगी, जबकि हमारा डेफिनेशन क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होगी, यानी ये सबसे लास्ट में होंगे। बोलो, तो इनको सबसे लास्ट में लिख देते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन हो गया, आर्गन, उसके बाद मैग्नीशियम। अब फास्फोरस को नहीं लिखते हैं यहाँ पर, यही सबसे बड़ा लफड़ा है। क्यों नहीं लिखते हैं, इसका कारण अभी जस्ट 2 मिनट बाद हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं ऐसा होता है। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, पीरियड में कहाँ जा रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर। तो अभी हमने बताया था कि जेड डिफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, क्लोरीन की। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सिलिकॉन और उसके बाद आता है फास्फोरस और फिर आता है सोडियम और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। ये सीक्वेंस तुम्हें याद रखना होगा, खासकर ये वाला, ठीक है, सबसे मेन ये। तो अगर हम लोग बात करें यहां से यहां तक का, तो इन सभी का प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब अगर इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, जबकि इन दोनों की रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक। उसी तरह इसकी अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एंडोथर्मिक, यानी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। जबकि ये इनकी बात करें तो इन सभी में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस फास्फोरस, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यहाँ पे फास्फोरस पहले आ जाता है। इसका रीजन अभी हम लोग देखेंगे, देखना बता दे रहे हैं होता कैसे है। देख रहा, फास्फोरस जो है इसके पास होता है 3p कक्षक, ठीक है। तो फास्फोरस के पास अगर 3p कक्षक है तो उसका साइज क्या हो गया, बड़ा। अगर साइज बड़ा हो गया तो जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि इसका साइज जब बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे ना, जब फैल जाएंगे तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, डिक्रीज या रिपल्सन कम हो जाएगा। और जब रिपल्सन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड कर सकते हैं, इसलिए फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है इनके तुलना में। अभी इसका कारण हम लोग देख लेंगे। और खास बात, क्लोरीन जो है पूरे पेरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इसका ईए होता है, मैक्स ईए किसका होता है, क्लोरीन का। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की। और सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी होती है, हीलियम की। ये सब बताए हैं। और मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसका होता है, सीजियम का। बताए कि नहीं बताए हैं, छाप लो इसको, फिर आगे देखते हैं। कि जो तृतीय आवर्त के तत्व हैं उनका आयनन इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है द्वितीय आवर्त के तत्वों से। कारण क्या था, 2p कक्षक का आकार छोटा होता है। अगर आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, ज्यादा। तो जो नया इलेक्ट्रॉन लोग ऐड करेंगे और जो पहले से इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा, जिसके कारण उनका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगा, कम। 3p कक्षक का आकार बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम, यानी इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैले रहेंगे। तो जो नया इलेक्ट्रॉन हम लोग डालेंगे या उसे देंगे
उसके प्रति क्या होगा, रिपल्सन कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब हम लोग देखना चाहते हैं इसमें आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन बंधुता में संबंध क्या होता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है इनमें संबंध दोनों में। तो हेडिंग डाल देना, रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या हिंदी में लिख सकते हो आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन बंधुता में संबंध। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता में संबंध। ठीक है, तो देखना हमने तुम लोगों को बताया था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से एक लाइन हम लोग बोल सकते हैं कि आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन बंधुता एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपोजिट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या है, जस्ट विपरीत हैं या उल्टा है। कैसे, देखना हमने क्या बोला कि हमारे पास जो एटम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, साथ में गैसियस होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये गैसियस है और इसमें हम लोग क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर को केवल समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, X माइनस। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ये हो गया X माइनस, और गैसियस है तो गैसियस रहेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन अगर नीचे के प्रोसेस को देखोगे तो यहाँ पर हुआ क्या है, एक एटम था जो कैसा था, न्यूट्रल निगेटिव चार्ज, और हमने इसको एनर्जी दे करके इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो अब ये क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनन ऊर्जा क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो ये जो नीचे वाला प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों ही क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब एक से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक्स गैस ऑफ EA इक्वल एक्स निगेटिव गैस ऑफ IE, क्योंकि निगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ध्यान रखो। अच्छा, इसका उल्टा भी सही है क्या, हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, एक एक्स गैस है, ठीक है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस प्लस ई माइनस। ठीक है,
यानी कि हमने पहले क्या कर दिया है, गैसियस न्यूट्रल एटम था, उससे इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो ऐसा बन गया। यानी पहले क्या हुआ होगा, पहले इसमें हुआ होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए, तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। और उसके साथ साथ नीचे वाले में देखोगे तो ये एक एक्स गैसियस एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ये बन रहा है, तो नीचे वाला प्रोसेस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखोगे अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स गैस ऑफ आई ई इक्वल एक्स पॉजिटिव गैस ऑफ ई ए। बोलो, समझे? तो आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है या प्रोसेस हमारा कैसा है, एक्जोथर्मिक, तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, निगेटिव, ठीक है। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी अगर हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है तो H डेल्टा H जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव। मतलब चाहे कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाले और कभी भी इलेक्ट्रॉन निकाले, हमेशा ऊर्जा हमें देना पड़ता है। तो आयनन ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, या आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। समझे? इसको छाप दो और कहानी खत्म। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता।